हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 का कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए ओसीएम सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट उसका फर्स्ट चैप्टर आपको कराने वाला हूं। हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओसी और इकोनॉमिक्स दोनों 12 कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट कराने वाला हूं। आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आर्ट्स के अंदर भी अगर आप 12 आर्ट्स लेते हो तो बहुत सारी स्कूल के अंदर ओसीएम और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अलॉट करते हैं, तो आपके लिए ये आर्ट्स में भी काम आएगा और कॉमर्स में भी काम आएगा। तो मैं आपके साथ फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगा। मेरे वीडियो के अंदर आप कंटिन्यू रहना, कंटिन्यू देखना, तो ही आपका टॉपिक क्लियर होगा और बोर्ड के अंदर आप इजीली मार्क्स ला सकेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट चैप्टर ओसीएम का। फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, चैप्टर के नाम ही ऐसा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये चैप्टर में हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं। तो आपको मालूम है मैनेजमेंट मतलब नॉर्मली मीनिंग ऐसा होता है कि कोई भी चीज हम अगर हैंडलिंग कर रहे हैं तो मैनेजमेंट है। ऐसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसा आप घर में रहते हो, समझो आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या समझो सिंगल फैमिली में रहते हो, तो उसके अंदर आपके जो एल्डर्स, जो बड़े होते हैं, वो पूरे घर का हैंडलिंग करते हैं, तो वो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब वो खुद पूरे घर का मैनेजमेंट करते हैं। इनकम करना, एक्सपेंस करना, कहाँ पे कौन सा खर्चा करना है, कहाँ से कौन से इनकम लाना है, ये सारे जो भी अपने फैमिली के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो पर्सन जो करता है वो घर का मैनेजमेंट है। अब टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हम लोग व्हाट विल यू लर्न इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। उसके बाद मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूअर्स जो है, अलग अलग टाइप के व्यूअर्स ने अलग अलग अपने मैनेजमेंट के बारे में जो व्यूज दिए है वो सीखने वाले हैं। उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर मतलब कैरेक्टर्स, मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टर्स है वो सीखने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर ही बहुत सारे टॉपिक है जो हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। हमारा जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है, जो हम लोग सीखने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, मैनेजमेंट इज अ साइंस, फिर इसमें लिख देते हैं एक्सप्लेन, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ये भी हम लोग सीखेंगे। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक्सप्लेन, तो ये भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, तो इसके बारे में भी हम लोग ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। फिर अलग अलग टाइप का लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे टॉप लेवल है, मिडल लेवल है और बॉटम लेवल है। ये तीन टाइप जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें टॉप लेवल के अंदर ज्यादातर जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ होते हैं, सीईओ है, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मतलब जो डिपार्टमेंटल के हेड होते हैं। जैसे आपको मालूम है कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, स्टोर डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट होता है। ये सारा हम लोग सीखने वाले हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये अलग अलग टाइप के जो डिपार्टमेंट है उसके जो हेड होते हैं वो सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और उसके बाद तीसरा जो लेवल है वो है बॉटम लेवल मैनेजमेंट, मतलब बॉटम मतलब नीचे का लेवल, जिसके अंदर सुपरवाइजर आते हैं, फॉरमैन आते हैं, प्यून आते हैं, वॉचमैन आते हैं। ये सारे जो लोग हैं वो बॉटम लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ये सारी चीज भी हम लोग ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये पूरे आपके चैप्टर भी है 12th में, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आता है आपका टॉपिक कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन मतलब आपको मालूम है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना। देखो ज्यादातर मैं है ना 12th के अंदर कंपनी के बारे में ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट टॉपिक ऐसा है ना कि जो कंपनी के अंदर है, आपको मालूम है जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि रिलायंस, टाटा और भाई बड़ी बड़ी बजाज, ये सारी जो कंपनी है उसके अंदर क्या होता है कि चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, पूरा मैनेजमेंट होता है। और इसके लिए मैं आपको बार बार कंपनी की बात कर रहा हूं। तो कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जहां पे कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर भी हम लोग मीनिंग सीखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे और इंपॉर्टेंस सीखेंगे। उसके बाद आएगा फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो फंक्शनल एरिया है उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है और प्रोडक्शन मैनेजमेंट आता है। इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा नॉलेज भी लेंगे और ज्यादा जानकारी भी लेंगे। ओके, तो ये सारा जो मैंने बताया है वो हम लोग ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। अब मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूं। चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करते, उसका इंट्रो करते। देखो, मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस एंशिएंट टाइम। इन द प्रिमिटिव एरा ऑफ स्टोन एज, ह्यूमन बीइंग्स वर गेटिंग देयर फूड बाय हंटिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। देखो, मैनेजमेंट क्या है, वो एंशिएंट टाइम से है, मतलब पुराने जमाने से मैनेजमेंट है। कब से आपको बताया, इन द प्रिमिटिव एरा ऑफ स्टोन एज। आपको मालूम है एक स्टोन एज आया था। स्टोन एज मतलब क्या मालूम कि स्टोन एज के अंदर क्या होता था कि ज्यादातर हम लोग स्टोन की आइटम ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग बर्तन यूज करते थे, बहुत सारे वेपन यूज करते थे, तो पूरा स्टोन का था और उसके लिए उसको स्टोन एज बोला जाता है। ये अपने टॉपिक में नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। स्टोन एज मतलब वो स्टोन के जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे तब से मैनेजमेंट है। ह्यूमन बीइंग्स वर गेटिंग देयर फूड बाय हंटिंग एंड फिशिंग। जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अपने फूड के लिए हंटिंग और फिशिंग के ऊपर डिपेंड थे, वहां से मैनेजमेंट है, मतलब तब से मैनेजमेंट हमारा कंसेप्ट चला आता है। आगे प्लानिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस were used by them for accomplishment of their work. This process means management. देखो, मैनेजमेंट का आपको दूसरा एक मीनिंग दिया है कि ज्यादातर आप अपने accomplishment of their work, आपका जो वर्क है वो आप अचीव करते हो। कैसे? तो विथ प्लानिंग, आप प्लानिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस, ये चार चीज अगर एक साथ में मिल जाती है तो आप कोई भी काम कर सकते हो। प्लानिंग करो, सुपरविजन करो, कोऑर्डिनेशन करो और गाइडेंस लो, तो आपका जो वर्क होता है, ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आगे, नो सूनर डिड ह्यूमन बीइंग्स रियलाइज हिज लिमिटेशंस देन मैनेजमेंट बिकम द एसेंशियल टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स। देखो, अगर ह्यूमन बीइंग्स कोई अगर मिस्टेक करता है तो मिस्टेक दिखाने का काम, मिस्टेक बताने का काम या बिजनेस के प्रॉपर जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने का काम जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स का होता है। लेकिन वो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, कोई हेल्प लेनी पड़े, किसकी मदद लेनी पड़े, किसका गाइडेंस लेना पड़े, और ये जो चीज आप ले रहे हो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इसके लिए बोलते हैं मैनेजमेंट बिकम द एसेंशियल। एसेंशियल मतलब मेन है, मुख्य है। आगे, मैन ट्राइज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। देखो, मैन हमेशा क्या ट्राई करता है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो और यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। फॉर दिस ही रिसीव कोऑपरेशन फॉर अदर्स, और उसके लिए वो क्या करता है, दूसरे का कॉर्पोरेशन लेता है, सहकार लेता है। ये जरूरी है। देखो, पहले बताया, फर्स्ट व्हेन मोर देन वन पर्सन जॉइन हैंड्स फॉर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क इन अ सिस्टमेटिक मैनर। देखो, अगर बहुत सारे लोग एक साथ में मिलके काम करेंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिकली दे आर डूइंग द वर्क। और सेकंड चीज, अ नीड ऑफ प्लानिंग एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस। तो दूसरी चीज क्या होती है
कि नीड ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की जरूरी होता है, नीड ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। और सेकंड थिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसके अंदर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस, जहां पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अराइज होती है, खड़ी होती है। मतलब अगर आप कोई प्लानिंग से काम करते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्टिकुलर एक पर्सन्स को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलॉट करनी पड़ेगी। अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो भी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, या आप खाली उसको अथॉरिटी देंगे तो भी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। अगर किसके पास अच्छी तरह काम लेना है तो उसको दोनों चीज देनी पड़ेगी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक कॉइन की दो साइड जैसा है। अगर एक आप कॉइन देते हो तो उसके पास दोनों साइड जाती है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों प्रॉपरली अलॉट करनी पड़ती है। तो ये दो चीज आप कोऑपरेशंस टू अदर्स, दूसरे के पास ले सकते हो। आगे, whenever there is a requirement, someone should be there to provide direction। हाँ, जब भी आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो कोई न कोई भी ह्यूमन या कोई भी वर्कर्स या मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन आपको प्रॉपरली गाइड करते होना चाहिए। मतलब प्रॉपरली आपको डायरेक्शन मिलना चाहिए। जैसे एज ए टीचर आई एम टू गाइड यू, एज ए टीचर आई एम गाइडिंग यू। मैं टीचर हूं, आपको गाइड करता हूं। टेक्स्ट बुक तो है, चाहे तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर गाइड की जरूरत है और वो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं। आगे, even control becomes necessary to see whether people are working as per the pre-decided standard. These functions are known as management। दूसरा क्या है कि मैनेजमेंट से क्या मालूम पड़ रहा है कि जो लोगों को प्रॉपर वर्क दिया है उसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बिकम नेसेसरी वेदर पीपल आर वर्किंग एज पर दी प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड। मतलब जो हम लोग ने बिजनेस में प्रोडक्ट के लिए जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया है उसके हिसाब से प्रोडक्शन होता है या उसके हिसाब से काम होता है, वो देखना बहुत ही जरूरी है, और दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत ही जरूरी है। आगे, इन बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स एंड पार्टनरशिप फर्म वेर बीइंग मैनेज्ड बाय द ओनर्स देमसेल्फ। आपको मालूम है कि बिजनेस के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब ऑनर अकेला अपना बिजनेस हैंडल करता है, एक आदमी पूरा बिजनेस हैंडल करता है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। और दूसरा है पार्टनरशिप फर्म। ये दोनों फर्म ऐसे है जिसके अंदर उसके ऑनर्स ही पूरा हैंडलिंग करते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस करना, प्रॉफिट लेना, शॉप खोलना, शॉप बंद करना, ये सारा जो वर्क है ये दोनों फर्म में अकेले ही वो लोग ही खुद करते हैं, ऑनर्स। Many changes took place in the nature of business with expansion of business activity and due course of time finally the company development। आपको मालूम है कि धीरे धीरे बिजनेस का क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। आप एंशिएंट टाइम में देखो, गांव एरिया के अंदर पहले क्या होता था, एक छोटी सी दुकान होती थी और ज्यादातर ऑनर सुबह में जाता था, दुकान खोलता था, पूरा दिन बिजनेस करता था और शाम को अपनी दुकान बंद करके चला आता था। तो उसके अंदर आपको मालूम है उसको लिमिटेड प्रॉफिट मिलता था। वो टाइम पे बिजनेस का कंसेप्ट इतना एक्सपांड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, इसकी वजह से आपका बिजनेस क्या हुआ, एक्सपांड हुआ। और बिजनेस इतना बड़ा एक्सपांड हुआ कि बिजनेस को कौन से फॉर्म में लाना पड़ा, कंपनी फॉर्म में। और आप देखते हो मैक्सिमम अभी जो बिजनेस है वो कंपनी फॉर्म में डेवलप हुए हैं। In this format, it becomes easy to arrange big amount of capital and the services of expert and other major benefits also avail। और बिजनेस जैसे जैसे एक्सपांड हुआ ऐसे ऐसे मेन स्टार्टिंग में क्या करना पड़ा, बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, ज्यादा एक्सपर्ट लोगों की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि बिजनेस बड़ा है तो उसके अंदर चार्टर अकाउंटेंट, सॉलिसिटर, आर्किटेक्चर सबकी जरूरत होती है। और दूसरा आपको बताया अदर मेजर बेनिफिट ऑल्सो अवेल, जो दूसरा बेनिफिट है वो भी बढ़ गया। पहले छोटे बिजनेस में छोटा प्रॉफिट था, बड़ी कंपनी फॉर्म में आपको मालूम है कि करोड़ों में आपको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट भी क्या हो गया,
बढ़ गया। बट इट गिव्स द एराइज टू मेनी प्रॉब्लम्स एज द साइज एंड एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एक्सपांड। देखो जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांड हुआ ने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम भी बढ़ते गए। जहां ज्યાં સગવડ છે ત્યાં અગવડ છે, समझ में आया ना? जितनी आपने જેટલી સગવડ છે એટલી અગવડ भी છે। बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता गया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम भी क्रिएट होते गए। छोटे बिजनेस में प्रॉब्लम कम थे, बड़े बिजनेस में प्रॉब्लम बढ़ते गए। देखो कौन से प्रॉब्लम बढ़ गए। दिस प्रॉब्लम इंक्लूड द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन, सेल्स एंड एम्प्लॉयज। देखो कौन से प्रॉब्लम आए तो इंक्लूड द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। बिजनेस बड़ा है तो कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ता है, सेल्स के भी प्रॉब्लम आता है, सेल्स भी ज्यादा करना पड़े, और एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, और ये सब के अंदर आपका ज्यादा एक्सपेंस होता है, उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। ज्यादा एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम भी ज्यादा हो गए, तो ये सारे प्रॉब्लम बढ़ते गए। In such circumstances, there is a need of trained, experienced and expert people to take various decisions and their implementation। और उसकी वजह से क्या हुआ कि बिजनेस के अंदर ट्रेन पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन और एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट थी। क्यों रिक्वायरमेंट थी कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिसीजन लेना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऐसे एक्सपर्ट एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट थी। वर्क डन बाय दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज मैनेजमेंट। ये टाइप का जो ग्रुप है, एक्सपीरियंस वाले, एक्सपर्ट पीपल, ट्रेन पीपल, ये लोग जो वर्क जो होता है, ये जो ग्रुप वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो आई थिंक मैनेजमेंट का मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन दिया, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। Thank you very much.